नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। यूपीएससी मेंस 2025 के पेपर हो चुके हैं और आप सभी ने ऐसे का पेपर देख लिया होगा एंड कईयों के फिलोसफिकल घंटियां भी बज गई होंगी। कईयों के मन में कुछ सवाल होंगे कि इस पेपर को कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, किस तरीके से शुरुआत करें, किस तरीके से एंड करें, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे हम 140 प्लस स्कोर करें इस पेपर में। तो आज हम इस वीडियो में इसी पे चर्चा करते हैं। ये यूपीएससी के इस साल का पेपर है, ये सेक्शन ए है और एज ऑलवेज 2 सेक्शन थे। इसमें से हमें एक एक टॉपिक को लेना था एंड उस टॉपिक पे हमें ऐसे लिखना था। एंड एट दिस पॉइंट हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे एंड दैट द फर्स्ट विल बी कि ये जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं और कुछ सालों से ये देखा गया है कि ऐसे के पेपर में फ़िलॉसफी के टॉपिक्स की प्राथमिकता है। इसमें फ़िलॉसफी के काफ़ी टॉपिक्स आते हैं एंड इस चेंजिंग ट्रेंड का तोड़ क्या है, लाइक व्हाट इज़ द विनिंग अप्रोच जिससे हम इस ट्रेंड को अप्रोच कर सकते हैं, इस ट्रेंड को तोड़ सकते हैं। पर उससे पहले हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे और उसके बाद लास्ट में हम एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे और इसका एक क्विक एनालिसिस करेंगे, क्विक अप्रोच समझेंगे। इस छोटे से वीडियो में हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, वी विल बी वेरी फास्ट, बहुत जल्दी हम इसका अप्रोच समझेंगे एंड वी विल एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसमें 140 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रेंड्स देखें तो ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन फिलोसफी के हो चुके हैं। आई मस्ट नॉट से फिलोसफी के हो चुके हैं, फिलोसफी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पर अक्सर इस ट्रेंड की वजह से एक डिस्कशन चालू हो गया है एंड ये एक काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि क्या हमें फ़िलॉसफी और पढ़ना चाहिए, क्या फ़िलॉसफी पे और ध्यान देना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि वी मस्ट नाउ गेट इनटू मोर इनटू फ़िलॉसफी, इसे बहुत डीपली पढ़ना चाहिए। बट यूपीएससी आपसे ये नहीं चाहता। यूपीएससी आपसे फिलॉसफी की थ्योरीज नहीं जानना चाहता, वो ये नहीं जानना चाहता कि आप कितना अच्छा फिलॉसफी जानते हैं, वह आपका फिलॉसफी जानना चाहती है। ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट योर फिलॉसफी, कि आप कैसे सोचते हैं किसी टॉपिक पे, उसको किस तरीके से अलग अलग डायमेंशन से सोचते हैं, उसको अप्लाई करते हैं अपने ऐसे के पेपर में एंड एक हॉलिस्टिक ऐसे निकल के आता है उससे। इससे पहले हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स को देख लेते हैं जो हमने साल दर साल देखा है। आजकल जो इस नए ट्रेंड में जनरली लोग कर रहे हैं वो है मिस्टर यूनिक अप्रोच। जो पहले चलता था कि आप ये सोचते थे कि अगर मैं एक टॉपिक चूज़ कर लूँगा जो काफ़ी यूनिक और डिफरेंट होगा तो वो टॉपिक जो है उसमें मैं पॉइंट्स कम लिख लूँगा क्योंकि वो तो डिफिकल्ट टॉपिक है और यूपीएससी सोचेगा कि भाई ये तो बड़ा ब्रेव लड़का है, इसने ऐसा टॉपिक चूज़ किया तो इसको चलो पॉइंट्स दे देते हैं। पर अब ये नहीं चलता, ये अब ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मिस्टर यूनिक बनने के बजाय मिस्टर कंफर्टेबल बन जाए। आप एक ऐसा टॉपिक पकड़िए जिस पे आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप काफ़ी नेचुरल हो बनाने के लिए। आपके सामने जैसे ही मेंस का पेपर आए, आप बैठिए, सोचिए उसके बारे में, उस पर कुछ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, छोटा सा माइंड मैप भी बनाना स्टार्ट कर दें और देन यू कम टू अ कंक्लूजन कि अच्छा ठीक है, हम ये वाला टॉपिक पे वर्क करेंगे। सेकेंड मिस्टेक है कि ऐसे के पेपर को लॉन्ग जीएस समझना, ऐसे के पेपर को एक लॉन्ग जीएस का पेपर समझना। एक यूजुअल अप्रोच ये होता है कुछ लोगों का कि जीएस में हम 6 पॉइंट्स लिखते हैं, ऐसे में 12 लिख देते हैं, तो इतने पॉइंट्स देख के वो हमें बहुत सारे मार्क्स दे देगा। और इस गलती में क्या होता है कि आप इतने सारे पॉइंट्स बिखेर देते हो कि आखिरी में जो कोर पॉइंट रहता है वो कहीं मिसिंग हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपको एक बिल्डिंग बनानी थी, आपने ईंटों का ढेर लाया, उसे पटक दिया, उसे सुंदर सुंदर कलर कर दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस बिल्डिंग में अब कोई रहे। इट डजंट मेक अ पॉइंट। सो हम समझेंगे कि व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच to actually get into these kinds of question, to score into these kind of essay के topics. So इस framework को मैं thesis, antithesis और synthesis framework बोलता हूँ।
थीसिस मतलब ये होता है कि यू गेट अ टॉपिक, उसका एक मीनिंग होता है, उसके पीछे एक कोर हिडन मीनिंग होता है, उस मीनिंग को आप पकड़ते हो, यू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, वो आपका इंटरप्रिटेशन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसका एक ही मीनिंग होगा, हो सकता है कि उसके 2 से ज़्यादा मीनिंग हो, या उसके मीनिंग का फ्लेवर अलग अलग हो सकता है। हम अभी आगे के क्वेश्चंस में इसको और समझेंगे। और आपका जो भी कोर मीनिंग हो, या कोर मैं कहूँगा कि आर्गुमेंट हो, उस कोर आर्गुमेंट का, किसी भी आर्गुमेंट का एक काउंटर आर्गुमेंट होता है, जिसे हम एंटीथेसिस बोलते हैं। आप अपना सारा ऐसे इन दोनों के बीच में, आप अपना पूरा ऐसे इन दोनों के बीच में लिखेंगे। आप इसी को आप अलग अलग डायमेंशंस में एक्सपैंड करेंगे, एंड दैट डायमेंशन कैन बी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल एंड व्हाट नॉट। एंड एंड में इन डायमेंशंस के थ्रू दोनों पॉइंट्स को आप इंटीग्रेट करेंगे, एक बैलेंस अप्रोच में लाएंगे, एंड देन इट वुड अराइव एट अ सिंथेसिस। और ये सिंथेसिस आपका कंक्लूजन के रूप में इमर्ज करेगा। सो आप देख सकते हैं कि कैसे टाइटली हमने सबको बांधा, सारे पॉइंट्स को हमने लिया, डायमेंशंस में एक्सपैंड किया, फिर सिंथेसाइज किया, वी अराइव्ड एट समथिंग, एंड देन हमने उसे कंक्लूड किया। सो दिस इज व्हाट यूपीएससी इज डिमांडिंग। नाउ यू माइट थिंक कि ये अप्रोच क्यों वर्क करता है, वाई दिस अप्रोच वर्क्स। दिस अप्रोच वर्क्स बिकॉज ये कोई मेरे द्वारा बनाया गया कि कोई बहुत यूनिक तरीका नहीं है। दिस इज एक्चुअली हीगल्स अप्रोच। हीगल एक दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर थे, ये उनका अप्रोच था, एंड इट इज क्वाइट अ कॉमन अप्रोच इन फिलोसफी, हाउ टू थिंक एंड हाउ टू अराइव एट सम पॉइंट्स एंड हाउ टू सिंथेसाइज देम एंड देन कम एट अ न्यू कंक्लूजन। तो चलिए हम एक एक टॉपिक को देखते हैं। तो जो पहला टॉपिक था वो था ट्रूथ नोज नो कलर। अगर हम इसको एनालाइज करें, इसको समझने की कोशिश करें इसकी मीनिंग को, तो इसका मीनिंग निकल के आता है कि सत्य का कोई रंग नहीं होता, सत्य किसी रंग का नहीं होता है। ठीक है, मतलब सत्य जो है, ट्रुथ, इट इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मीन्स ये किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज नहीं आता, चेंज नहीं होता, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बदलता नहीं है, ये एक ही होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब इसका एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है कि 2 + 2 मैथ्स में ऐसा होता है इज इक्वल टू 4, इसका और कोई आंसर नहीं होता, इट इज 2 + 2 = 4। एंड इसको हम अगर दूसरे डायमेंशंस में एक्सपैंड करें, इफ वी एक्सपैंड इट टू पॉलिटी के एंगल से एक्सपैंड करें, तो हम समझेंगे कि जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वालिटी पे बेस्ड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका यूनिट इक्वालिटी है। सो ट्रुथ जो है इस केस में ऑब्जेक्टिव है, वी ट्राई टू लुक एट इट एट एन ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, दूसरा है ट्रुथ इज सब्जेक्टिव। मीन्स कि ट्रुथ जो है अकॉर्डिंग टू व्यक्ति, परिस्थिति, स्थान के हिसाब से सत्य बदल जाता है। जैसे किसी एक कल्चर में ट्रुथ कुछ होगा, मतलब एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि चाइनीज कल्चर में ब्यूटी की डेफिनेशन कुछ और होगी, ब्यूटी की डेफिनेशन कुछ और होगी, और हो सकता है वेस्ट के कल्चर में ब्यूटी कुछ और हो। सिमिलर उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, जैसे समय, टाइम के हिसाब से भी सत्य बदलता है। जैसे एक टाइम था जब स्लेवरी वॉज अलाउड, पर आज के डेट में इसे एक ह्यूमन राइट वायलेशन समझा जाता है। तो इसी दोनों पे आप समझेंगे कि किस तरीके से ट्रुथ ऑब्जेक्टिव होता है, किस तरीके से ट्रुथ सब्जेक्टिव होता है, और इस तरीके से आप दोनों को सिंथेसाइज करेंगे वेरियस डायमेंशन में, एंड यू विल कम एट अ बैलेंस्ड अप्रोच। नेक्स्ट टॉपिक को पकड़ते हैं,
द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। मीन्स बिना लड़े हुए शत्रु को वश में करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। सुदू करके एक चाइनीज थिंकर है, उसकी आर्ट ऑफ द वॉर है, एक किताब है आर्ट ऑफ द वॉर, उसमें ये आइडिया हमें मिलता है। एंड इसको हम इंडियन फिलॉसफी में चाणक्य नीति से भी लिंक कर सकते हैं। तो इसमें दो अप्रोच को दिखाया गया है एक साथ। एक है कि हम इसको ऐसे सोच सकते हैं, इसका थीसिस ऐसे हो सकता है कि वॉर थ्रू डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति और स्ट्रैटेजी के थ्रू, मतलब हम एक इसका अप्रोच हो सकता है कि हम कॉस्ट ऑफ वॉर इतना बढ़ा दें कि सामने वाला हमसे लड़ने की हिम्मत ही ना कर पाए। इसका एक एग्जांपल है कि जो न्यूक्लियर वॉरफेयर है, जो परमाणु बम है, वो कॉस्ट ऑफ वॉर को इतना बढ़ा देते हैं कि कभी भी कोई दो न्यूक्लियर नेशंस पूरी तरीके से फुल स्केल वॉर आ ही नहीं। आप इतनी सारी कंट्रीज के साथ आपके गुड रिलेशंस हैं कि कोई दूसरी कंट्री आपसे लड़ना ही नहीं चाहती, आपसे लड़ने की हिम्मत भी नहीं करती। बट एट सम कंडीशंस वॉर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी इन एक्शन के रूप में उसे देखा जा सकता है, उसको वीकनेस के रूप में देखा जा सकता है इन एक्शन को। फॉर एग्जाम्पल इसका हो सकता है हम टेररिज्म के केस में देख सकते हैं, लाइक जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स था वो एक तरीके से ये भी था कि वी हैड टू फाइट, वी हैव टू गिव अ रिस्पॉन्स सो दैट वी माइट नॉट बी थॉट ऑफ दैट वी आर वीक। सो ये एक अप्रोच है इसका। इसके कई डायमेंशंस हैं, इसके पर्सनल लेवल पे भी इसको देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। देन थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। इसमें थीसिस और एंटीथीसिस साथ ही दे दिया गया है। इसका थीसिस ये है कि ह्यूमंस हैव माइंड, एंड माइंड थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है, एंड अकॉर्डिंग टू थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, वो क्या करता है कि इट कम्स एट अ conclusion, and sometimes to come at a conclusion you need to recognize the pattern. So when you recognize those patterns, the world unfolds in front of you. आप वर्ल्ड को समझते हैं। इसका एक एग्जांपल हो सकता है ग्रेविटी। ग्रेविटी को न्यूटन ने डिस्कवर किया, पर न्यूटन के पहले भी ग्रेविटी थी। तो बेसिकली न्यूटन ने कई पैटर्न्स को एनालाइज किया अपने माइंड में, नॉट डायरेक्टली, नॉट कॉन्शियसली, बट उसने एनालाइज किया एंड ही डिस्कवर्ड व्हाट वाज एक्चुअली ऑलरेडी देयर, दैट वाज ग्रेविटी। पर इसका एक काउंटर भी है, इसके साथ साथ एक और आता है कि वंस यू थिंक देन यू कम एट सम नैरेटिव्स। जो हम कंक्लूजन में आए थे ना, उसके थ्रू हम अब नैरेटिव क्रिएट करते हैं, और वो जो नैरेटिव्स हैं, दोज नैरेटिव्स दे मोल्ड द वर्ल्ड, दे समटाइम्स मोल्ड द वर्ल्ड और क्रिएट द वर्ल्ड। इसका एक बेस्ट एग्जांपल होगा सत्याग्रह। इसका बेस्ट एग्जांपल गांधी जी का सत्याग्रह है कि एक थॉट किस तरीके से एक फ्रीडम के मूवमेंट को उसने चेंज किया, and it finally molded the world, it led to freedom of India। तो ये एक अप्रोच इसका ये होगा। ऐसी वेरियस डायमेंशन में हम आंसर लिख सकते हैं, कई टॉपिक्स पर डिस्कशन कर सकते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, बेस्ट लेसन्स। नेक्स्ट टॉपिक में बेस्ट लेसन्स आर लर्न्ड थ्रू बिटर एक्सपीरियंस।
एक्चुअली शायद सबसे इजी टॉपिक जो होगा आंसर करने के लिए वो यही था, जो मैक्सिमम लोगों ने ऐसे लिखा होगा वो इसी टॉपिक पे लिखा होगा। इसका काफ़ी सिंपल है। इसका बोलने का मतलब है कि जब आपको पेन होता है, व्हेन यू गेट पेन, देन आपको बेस्ट लेसन्स मिलते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज पेन गिव्स यू क्लैरिटी। ये कॉस्ट बढ़ा देता है आपका। तो जब कॉस्ट बढ़ाते हैं यू आर फोकस्ड एंड वॉट एवर यू लर्न इज द बेस्ट लेसन। बेस्ट लेसन का मतलब, बेस्ट लेसन क्या होता है? जो स्टिकी होता है, जो चिपक जाता है आपके साथ, जो आपके बिहेवियर में चेंज लाता है ना? तो दैट लेसन स्टिक्स आउट। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं इन डे टू डे लाइफ। जैसे आप जब यूपीएससी का पेपर मॉक टेस्ट लिखते हैं, देन इफ यू राइट द मॉक टेस्ट सीरियसली, देन यू फील पेन। अगर आपका अच्छा नहीं जाता तो यू फील पेन एंड यू लर्न एंड अगेन एंड अगेन एंड यू गेट बेटर। पर कभी कभी ये जो पेन है ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस बन जाता है। ये आपको निरीह बना देता है। आप सोच ही नहीं पाते, कुछ काम ही नहीं कर पाते, और इसकी वजह से आप कोई लेसन नहीं सीख पाते, बल्कि आपका डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो जाता है, आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है। इसका एग्जांपल हो सकता है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो जब वॉर में जाते हैं, दे सी वायलेंस एंड वो उसके उनके मानसिक स्थिति में, साइकोलॉजी पे इंपैक्ट कर डालता है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस। ये कई वे में एक फैमिली को, एक इंसान को, एक समाज को भी करता है। इस तरीके से हम इस टॉपिक को अप्रोच कर सकते हैं। देन वी कम एट द नेक्स्ट टॉपिक इज मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। मैले पानी को अकेला छोड़ देने से ही उसका सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है, उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। मीन्स इट इज इन एक्शन। इसका थीसिस है इन एक्शन वर्सेस एक्शन। लाइक कुछ कंडीशन में इतना केओस होता है, इतने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आप जितना भी उंगली करो वो प्रॉब्लम वर्सन ही होती जाती है। स्पेशली इमोशनल एंगल इसका हो सकता है, बिकॉज ऑफ इमोशंस सम प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, एंड मोस्टली पर्सनल रिलेशन में ये हमें दिखता है, ये वाला अप्रोच। देन बट कुछ केसेस में आपको एक्शन लेना पड़ता है। इनएक्शन माइट नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल इश्यूज। अब ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम खुद से तो सॉल्व होगी नहीं, आपको ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसमें एक्शन जरूरी है। इनएक्शन विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना? ओके, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। द ईयर्स टीच मच विच द डेज विल नेवर नो। मतलब ईयर्स मीन्स लॉन्ग टर्म, एंड डेज मीन्स शॉर्ट टर्म। तो इसी यही हमारा थीसिस और एंटीथीसिस होगा। मीन्स पाती है और ज्यादा लेसन्स देती है रादर देन शॉर्ट टर्म। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका हैबिट्स है। आप जब अच्छी हैबिट्स रखते हैं तो डे टू डे में इसका कोई इफेक्ट दिखता नहीं है, बट स्लोली अक्रॉस द ईयर्स जब आप उसे डेली करते हैं देन उसका इफेक्ट हमें नजर में आता है। इन द सेम वे बट इन द डिफरेंट साइड ऑफ इट, एट टाइम्स यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स। आपको कुछ छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, छोटे प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, और तभी आप उन प्रॉब्लम्स को डे टू डे में रिजॉल्व करके ही यू कैन एक्चुअली। इस टॉपिक पे हम आते हैं। इट सेज, इसका मीनिंग पहले समझने की कोशिश करते हैं। दैट ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो।
इसका प्राइमरी फिलोसॉफिकल टेंशन अगर हम समझेंगे थीसिस और एंटीथीसिस में, हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो इट शोज दैट लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं हैबिट्स। इसमें एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसने बहुत अच्छे से दिखाया कि अगर आप 1% डेली ग्रो करते हैं तो 365 डेज में आप 37 टाइम्स ग्रो कर जाते हैं। सो अगर आप डेली देखेंगे तो 0.1% का कोई आपको डिफरेंस और चेंज नहीं नजर आएगा, पर इन लॉन्ग टर्म यू सी अ ग्रेट ग्रोथ। पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ कंडीशंस में हम कुछ है कि वी कैनॉट स्टॉप इनफ, हम इतने देर तक नहीं रुक सकते लॉन्ग टर्म तक, हमें शॉर्ट टर्म में ही उसके सोल्यूशन ढूंढना है। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इट कैन बी पर्सनल प्रॉब्लम्स और इट कैन बी नेशनल प्रॉब्लम्स। जैसे इन्फ्लेशन, उसको हमें शॉर्ट टर्म में देखना है, अदरवाइज इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। इस तरीके से हम इसको अलग अलग डायमेंशंस में लिंक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द बेस्ट टू सी लाइफ। इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। द थीसिस इज प्रोसेस, सॉरी इसको कट करना। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। मीन्स जीवन को यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि गंतव्य के रूप में। इसका थीसिस होगा प्रोसेस वर्सेस आउटकम, प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग वर्सेस आउटकम बेस्ड थिंकिंग। प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग मतलब कि हम आउटकम पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए डे टू डे में हम उस प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, एंड आउटकम अपने आप, द आउटकम विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। और आउटकम बेस्ड थिंकिंग में कभी कभी इसका मतलब यह है कि हमें कभी कभी मंजिलें भी देखने पड़ती है, जिससे कि हम कभी कभी रास्ता ना भटक जाएं। इसका एक प्रोसेस का एक एग्जांपल हो सकता है हैप्पीनेस इंडेक्स। इकोनॉमी में हैप्पीनेस इंडेक्स होता है जिसमें भूटान टॉप करता है। मींस यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द आउटकम्स, लाइक यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द जीडीपी और इकोनॉमी और इन सारी चीजों को ध्यान नहीं देते हुए आप क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रोसेस पे फोकस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जीवन को यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में। इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। जर्नी मीन्स प्रोसेस, वी आर फोकसिंग अपॉन द प्रोसेस, एंड डेस्टिनेशन मीन्स आउटकम। आप कोई भी काम करने के समय आप उसके आउटकम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसका प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग में इसका बेस्ट एग्जांपल होगा आंसर राइटिंग। जो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं डे टू डे में, तो आपने देखा होगा कि आप यू आर मोर फोकस्ड अपॉन कि आपको एक्चुअली यू शुड बी मोर फोकस्ड अपॉन द प्रेजेंट आंसर दैट यू हैव। आप उस आंसर को कैसे बेटर कर सकते हैं, उस प्रोसेस को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा जो एक प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग है, ये स्ट्रेस को लोअर डाउन करता है। स्ट्रेस को लोअर डाउन करने के साथ साथ ये आपको हैप्पीनेस भी देता है, बिकॉज आप हैप्पीनेस को डिले नहीं कर रहे हैं, आप उसी टाइम छोटे से एक प्रोसेस में ही हैप्पी हो रहे हैं। आपका मोटिवेशन इंटरनल होता है।
and basically it focuses upon discipline. It focuses upon discipline and not motivation. But कभी कभी अगर मंजिलें नहीं दिखती तो रास्ते भी लोग भटक जाते हैं, इसलिए एक आउटकम भी दिखना जरूरी है. इसको इकोनॉमी से बहुत अच्छे से लिंक कर सकते हैं. जैसे हमें एक टारगेट होते हैं हमारा जीडीपी, कि हमें जीडीपी को ग्रो कराना है, जीडीपी को इंक्रीज कराना है. तो इस तरीके से जब हमारे पास एक आउटकम होता है वो तो वी ऑटोमेटिकली टेक द स्टेप्स. ये इसके दो आर्गुमेंट्स होंगे. कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, यानी संतोष प्राकृतिक संपत्ति है, और विलासता कृत्रिम निर्धनता, यानी लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी. पहले में हम थीसिस समझेंगे. इट सेज दैट संतोष यानी कंटेंटमेंट is natural wealth. It is wealth. How it is wealth? How it is wealth? It is wealth because when you are content, जब आप संतोष में हैं, जब आप किसी चीज से संतुष्ट हो चुके हैं, तो आपको किसी चीज की चाह नहीं रहती. एंड जब किसी चीज की चाह नहीं रहती, यू आर फ्री, यू आर हैप्पी, यू आर कंपोज्ड. जैसे गीता में स्थित प्रज्ञ की स्थिति भी कहा गई है, उससे लिंक भी किया जा सकता है इसे. सो देन यू आर ट्रूली रिच. आप सच में धनी तभी हैं जब आप संतोष में, आप फ्री हैं और आप खुश हैं, आप कंपोज्ड हैं, आप स्थित प्रज्ञ हैं. इसका एंटीथेसिस होता है जो आर्गुमेंट हमारे ऐसे में ही के टॉपिक में लिखा हुआ है कि लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी इन अ लूप. आपने वो देखा होगा, एक चूहा होता है जो इस पे दौड़ते रहता है. आप उसी की तरह आप लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं. आपको एक चीज मिलती है, देन यू कम ओवर नेक्स्ट, देन यू कम ओवर नेक्स्ट. जैसे आपने देखा होगा कि साल दर साल नए नए जो फोन आते हैं, महंगे फोन आते हैं, लोग लाइन में खड़े रहते हैं उस फोन को पाने के लिए. तो दे आर इन अ लूप. ऑल्दो कुछ खास चेंज नहीं होता, सिर्फ नंबर्स बढ़ते हैं. शायद उनको कोई इसका यूज भी ना हो, शायद यूज समझ भी ना आए, पर लोग उधारी लेके, ईएमआई करके, कुछ भी करके उस फोन को लेते हैं. तो ये जो होता है एक लूप है. आप आर्टिफिशियल पॉवर्टी में है, एक तरीके से आपका मेंटल पॉवर्टी है, बिकॉज यू आर ऑलवेज वांटिंग समथिंग मोर, सो यू आर नॉट स्टैंडिंग एनीवेयर. सो ये इसका दो अप्रोचेस है जिसपे आपको वेरियस डायमेंशंस पे लिंक करके सिंथेसिस में पहुंचना है. तो हियर वी कम एट द एंड, एंड कुछ चीजें हमें करनी है व्हाइल सॉल्विंग एन एसे. और इसमें हमने सीखा कि पहला, जब भी हमें कोई ऐसे मिले, हमें डरना नहीं है और हमें थिंक करना इन द फॉर्म ऑफ थीसिस. ये सेकंड स्टेप होगा, थीसिस एंड एंटीथीसिस. इसके लिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, कई डायमेंशंस में, इसमें कई डायमेंशन में सोच सकते हैं. सिंथेसिस, एंड देन यू कम एट अ कंक्लूजन. आशा करता हूं आपको कुछ इस वीडियो से सीखने मिला होगा, एक बेटर अप्रोच मिला होगा ऐसे को समझने का, उसे सॉल्व करने का. आप कमेंट में मुझे लिखें कि अगर आप होते तो कौन से टॉपिक पे ऐसे लिखते. अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, एंड फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू.